हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियाँ जितनी भी नदियाँ हैं उन सबको हम डिटेल से इस वीडियो में मैप के माध्यम से समझेंगे और डिटेल से सारे जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की जो नदियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है उत्तर अपवाह तंत्र और दूसरा है दक्षिण अपवाह तंत्र। उत्तर अपवाह तंत्र में वो नदियां आती हैं जो कि उत्तरी हरियाणा में बहती हैं, जैसे कि यमुना है, घग्गर है, मारकंडा है, सरस्वती है, टांगरी है, राक्षी है और चितांग है। तो ये उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां हैं। ठीक है। दक्षिणी अपवाह तंत्र में वो नदियां आती हैं जो दक्षिण हरियाणा में बहती हैं, जैसे साहिबी है, इंदौरी है, ठीक है, दोहन है और कृष्णावती। ये दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी की बात करते हैं तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ठीक है। और इसका उद्गम जो है वो कहाँ से, एक बार मैप से समझते हैं। तो यमुना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहाँ से निकलते हैं, ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और यमुनोत्री ग्लेशियर में भी आप देखेंगे तो 6330 मीटर ऊंचाई पर बंदरपुछ जो जगह है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे कहाँ, कालिंद पर्वत, और कालिंद पर्वत में भी कहाँ, चंपासर ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो मोस्टली हमें यमुनोत्री याद रहता है कि यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। तो यमुनोत्री से निकलती है, ये भी आ सकता है ऑप्शन में। उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र भी आ सकता है, बंदरपुंछ भी आ सकता है, कालिंद पर्वत भी आ सकता है और चंपासर ग्लेशियर भी आ सकता है। ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, गंगा नदी, यमुना नदी के उद्गम स्थल हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये नदी निकलती है उत्तराखंड से। ठीक, उसके बाद जो ये नदी बहती है हरियाणा में प्रवेश करती है, कहाँ से, यमुनानगर से। और यमुनानगर में कौन सा क्षेत्र है, यमुनानगर के कलेसर से। तो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये पता होना चाहिए। तो ये यमुनानगर के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से। और हरियाणा की पूर्वी सीमा में यमुनानगर, उसके बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, फिर दिल्ली आ जाएगा, उसके बाद फरीदाबाद और पलवल। ठीक है, यहाँ तक ये नदी बहती है। पलवल का एक एरिया है हसनगढ़। ठीक है, हसनगढ़ से ये नदी पूर्व दिशा में मुड़ती है और कहाँ चली जाती है, यूपी में। और यूपी में भी कहाँ, अलीगढ़ में। यूपी क्या, अलीगढ़ में जो है ये नदी यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद मथुरा है आगे जो है यूपी में बहती है। ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है कि ये इसका उद्गम स्थल जो है वो याद रखना है। उसके बाद हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, कलेसर से करती है। हरियाणा के कितने जिलों में बहती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। ठीक है। तो हरियाणा के 6 जिलों में ये नदी बहती है। ठीक है, हरियाणा के कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। और यूपी और हरियाणा के बीच जो है ये कौन सी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। कितनी, 320 किलोमीटर लंबी। ठीक है। तो कितनी सीमा बनाती है, 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में यमुना को, ये सब मैंने लिखा हुआ जो बोला है। उसके बाद खुला नाला, यमुना को क्या बोला जाता है, खुला नाला के नाम से जाना जाता है। और क्या याद रखना है, यम की बहन, सूर्य की पुत्री और कालिंदी भी इस नदी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, हमें आपसे पूछा जाता है कि यम की बहन किसको बोला जाता है, सूर्य की पुत्री किसको बोला जाता है, कालिंदी किसको बोला जाता है। तो ये सब किसको बोला जाता है, यमुना नदी को। ऋग्वेद में इस नदी का 3 बार वर्णन है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में किस नदी का 3 बार वर्णन है, तो वो यमुना नदी का। और ये नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, कितनी, 320 किलोमीटर लंबी। पलवल के हसनपुर से ये नदी क्या है, पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश में के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, एंटर कहाँ से करती है, एग्जिट कहाँ से करती है, इंपॉर्टेंट है। 320 किलोमीटर सीमा बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच, पूर्वी सीमा बनाती है, कहाँ से निकलती है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम हमें जो सहायक नदियाँ हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो
यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? पथराला है, सोम है और बूढ़ी यमुना और साहिबी। ठीक है, तो ये कुछ इसकी क्या है इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। इसमें से दो नहर भी निकाले गए हैं यमुना में से, पूर्वी यमुना और पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, जो सिंचाई के लिए आगे यूज़ की जाती है। यमुना नदी में जो सिंचाई की जाती है वो कहाँ कहाँ की जाती है? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल, इन नक्षत्रों में की जाती है। यहाँ से जो यमुना निकलती है जिन जिन राज्यों में बहती है, जिन जिन जिलों में बहती है वहाँ पे तो करती है, उसके अलावा जो नहरों के माध्यम से आसपास का एरिया है वहाँ पे भी सिंचाई करती है। कुरुक्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जहाँ पे सिंचाई तो होती है लेकिन यमुना नदी जो है वहाँ पे बहती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिवर आती है वो है घग्गर। घग्गर नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घग्गर की हम बात करते हैं, इसको हकरा नदी, घग्गर हकरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से डगसाई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अब शिवालिक से हरियाणा की और भी कई सारी नदियाँ निकलती है, तो कौन कौन सी एक बार वो देख लेते हैं कि हरियाणा की कौन सी नदियाँ जो शिवालिक से निकलती हैं। घग्गर नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट जो है वो बता रही हूँ मैं। मारकंडा निकलती है, ठीक है, सरस्वती निकलती है, और उसके बाद टांगरी नदी। तो ये चार जो है इंपॉर्टेंट है, जो कई बार ऑप्शंस में आ जाता है कि इनमें से कौन सी है जो शिवालिक से निकलती है। तो ये चारों जो है वो कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक जो है वो हिमालय जो पर्वत है उसका ही एक पार्ट है, निचला निम्न हिमालय जिसको बोलते हैं। तो डगसाई की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद ये नदी जो है हरियाणा और पंजाब के बीच सीमा बनाती है। अभी हमने देखा, एक बार मैप से ही देख लेते हैं इसको भी, कि हमने देखा कि जो यमुना थी उसने किसके बीच सीमा बनाई? हरियाणा और यूपी के बीच। लेकिन हरियाणा और पंजाब के बीच कौन सी सीमा नदी जो है वो सीमा बनाती है? वो आपकी आती है घग्गर नदी। ठीक है, तो घग्गर नदी के यहाँ पे पंचकुला के कालका से ये नदी प्रवेश करती है हरियाणा में। ठीक है, कहाँ से? कालका से। और निकलती कहाँ से है? शिवालिक की पहाड़ियों से। ये शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियों में डगसाई जो है गांव है, डगसाई पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और हरियाणा में आती है पंचकुला के कालका से। ठीक है, और पंचकुला में बहती हुई ये नदी चंडीगढ़ से फिर ये आती है अम्बाला। ठीक है, और अम्बाला के बाद कैथल से फिर आती है पंजाब में चली जाती है, फिर यहाँ पे फतेहाबाद, और फतेहाबाद से फिर बहती हुई सिरसा, और सिरसा से जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है यहाँ पे ये नदी विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और सिरसा में जो है इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिरसा में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ओटू बांध। क्या नाम है उसका? ओटू बांध। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ओटू बांध जो है वो किस नदी पे है? वो घग्गर नदी पे। तो घग्गर नदी कहाँ बहती है को दोबारा देख लेते हैं। कालका से जो है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कालका के बाद पंचकुला, चंडीगढ़ बहती हुई फिर पंजाब चली जाती है, फिर अम्बाला के बाद फिर पंजाब जाती है, उसके बाद कैथल के बाद फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई ये हनुमानगढ़ राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो हरियाणा की ये कितने जिलों में बहती है घग्गर? हरियाणा के घग्गर जो है वो हरियाणा के 5 जिलों में बहती है। ठीक है, कितने जिलों में बहती है? 5 जिलों में। और इसकी जो अगर लंबाई की बात करें तो हरियाणा में कितनी है? 241 किलोमीटर। ठीक है, यमुना की 320 थी और इसकी कितनी है? घग्गर की 241 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देखनी है। उसके बाद हम इसको फिर से देखते हैं, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में देखते हैं। तो मौसमी नदी है ये भी एक प्रकार की। ठीक है, कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। जो नदी कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करी और कहाँ से एग्जिट करी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में जो है ये बहती है और हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। भारत की ये 12 नहीं है, अब ये मौसमी नदी है। ठीक है, और घग्गर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के जो मैदान है उनको क्या बोलते हैं? नैली बोलते हैं। ठीक है, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान क्या कहे जाते हैं? नैली कहे जाते हैं। और घग्गर की कुछ सहायक नदियां हैं जो कौशल्या है, मारकंडा है, घाघरा है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां भी पता होनी चाहिए। और कुछ छोटे छोटे नाले इस नदी में आके मिलते हैं जिनको चौं कहा जाता है। ठीक है, तो घग्गर में जो नाले मिलते हैं उनको चौं कहते हैं, और जो बाढ़ का मैदान है घग्गर द्वारा निर्मित उसको क्या बोलते हैं? नैली कहा जाता है। सिरसा में इसके ऊपर जो बांध है ओटू बांध, ठीक है, वो
भी पता होना चाहिए। कौन सी है? घग्गर हकरा नदी पर ये कौन सा बांध है? ओटू बांध। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको घग्गर नदी को जो है हाकरा नदी, मृत नदी, इन सब नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आती है मारकंडा नदी। मारकंडा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मारकंडा भी क्या है? एक बरसाती नदी है। ये भी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। अभी मैंने जो शिवालिक की पहाड़ियों की जो आपको 4 नदियाँ बताई हैं, मारकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी, तो मारकंडा भी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों में सिरमौर जिले से निकलती है। ठीक है, और हरियाणा में ये अम्बाला के काला अम्ब से प्रवेश करती है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं हम। कलर एक बार दूसरा देखते हैं। तो ये नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? अम्बाला से। अम्बाला में यहाँ पे जो है ये काला अम्ब नामक जगह है, यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, अम्बाला में बहती हुई कुरुक्षेत्र में आती है, और कुरुक्षेत्र में यहाँ पे एक सनीशा झील है। ठीक है, सनीशा झील में अपना पानी गिराती है और यहाँ से सरस्वती नदी में मिल जाती है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में नदी किसमें मिल जाती है? सरस्वती नदी में मिल जाती है। तो प्रवेश कहाँ से करती है? अम्बाला के काला अम्ब से। ठीक है, तो ये मैप्स मैंने दिखाया, इसको छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में सिरमौर जिले से निकलती है। कालाअंब से ये जो है ये कहाँ प्रवेश करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है। और इस नदी का नाम मारकंडा कब पड़ा? मार्कंडेश्वर ऋषि थे जिन्होंने यहाँ पे तप किया था, और उसी के नाम पे इस नदी का नाम क्या पड़ा? मारकंडा नदी पड़ा। इसकी लंबाई, जो छोटी नदी मैंने भी बताया, 80 से 90 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन नाम क्या है इसका? अरुणा। बार बार एग्जाम में आता है कि अरुणा किस नदी का नाम है, तो किस नदी का नाम है? मारकंडा नदी का नाम क्या है? अरुणा था प्राचीन काल में। और ये नदी अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल में बहती हुई सनीशा झील में अपना पानी गिराती है। उसके बाद सरस्वती नदी में मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन भी आता है, सरस्वती नदी में कहाँ मिलती है? तो सनीशा झील में पानी गिराती है, उसके बाद मिलती है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में ही सरस्वती नदी से नदी मिल जाती है। अम्बाला कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण, अभी देख रहे हो आगे थोड़े दिनों पहले ही बारिश के मौसम में बहुत बाढ़ आई हुई है पंजाब में, हरियाणा में। उसका रीज़न क्या है? मारकंडा नदी। तो कुरुक्षेत्र और अम्बाला में जो बाढ़ का कारण है वो क्या है? मारकंडा नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रण, बेगना, नकटी, इसकी बार बार एग्जाम में पूछ जाती है। क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, रण, बेगना और नकटी। ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? मारकंडा की। याद करने का ईजी है। मारकंडा है, मार काट कहाँ होती है? युद्ध में होती है, रण में होती है। ठीक है, बेगाने हो जाते हैं सब एक दूसरे के रिश्तेदार या कुछ भी। नकटी ना काट दिए जाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। रण, बेगना और नकटी जो है किसकी सहायक नदियाँ? वो मारकंडा की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट आती है टांगड़ी नदी। टांगड़ी नदी जो है, इसको टांगड़ी भी बोलते हैं, टांगड़ी नदी भी बोल सकते हैं। टांगड़ी नदी भी जो है, इसका उद्गम स्थान भी क्या है? मोरनी हिल से, पंचकुला से ही निकलती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से। हरियाणा में इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी है? 50 किलोमीटर है। मारकंडा की एक सहायक नदी है। ठीक है, और एक बरसाती नदी है। इस नदी में जो है छज्जू माजरा में बहती हुई अम्बाला जिले में मारकंडा नदी में मिल जाती है। अम्बाला में ही क्या होती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं बलियाली और आंबरी नदी। ठीक है, तो छोटा सा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं करना। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती नदी की बात करते हैं तो ऋग्वेद काल की सबसे लंबी और पूजनीय नदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी और पूजनीय नदी ऋग्वेद काल की कौन सी है, लंबी नहीं सॉरी, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है? ऋग्वेद काल की सरस्वती नदी है। और ये भी हिमालय के सिरमौर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली चारों नदी आपको पक्के से याद रखनी है। कहाँ पे? हरकीदोन ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल जो है वो माना जाता है। यमुनानगर में आदि बद्री नामक स्थान से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसको भी हम मैप से देखेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है। और माना जाता है कि महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास थे, उन्होंने इसी नदी के किनारे पर महाभारत की रचना की थी। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे की थी? क्वेश्चन आ जाता है, तो किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। वर्तमान में नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और यह नदी कुरुक्षेत्र में बहते हुए पेहुआ के निकट, ये भी अपना शनीशा झील जो है उस से डांगरी मारकंडा का पानी उठाती है, डांगरी का पानी उठाकर किस में डाल देती है? मारकंडा में गिरा देती है। वर्तमान में माना जाता है कि घग्गर नदी ही सरस्वती नदी का स्वरूप है। एक बार इसको मैप से देख लेते हैं। सरस्वती नदी जो है यमुनानगर के से निकलती है, यहाँ से। ठीक है, और ये इसमें दिखेगा नहीं, थोड़ा खोज खोज हो जाता है, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। ब्लैक से यहाँ से निकलती है
और ये कुरुक्षेत्र के बाद, ठीक है, ये मारकंडा के साथ मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे मिल जाती है सनीशा झील में ही, ठीक है। तो सिर्फ ये छोटी सी नदी है यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद सरस्वती नदी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरस्वती नदी जो है उसकी जो खुदाई का कार्य भी अभी देखो बोला जा रहा है कि विलुप्त हो गया, लेकिन फिर से इसी नदी की खुदाई का काम जो है वो चल रहा है। वो कहाँ पे, मुगलावली गांव में जो है इसकी खुदाई का काम शुरू हो चुका है। और ये नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है, माना है कि ये फिर से जो है दिख रही है, मतलब कहीं पानी निकल जाता है तो उसको बोल देते हैं कि सरस्वती नदी है। तो इसका जो पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, श्री दर्शन लाल जैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है किसको जाता है, वो दर्शन लाल जैन को जाता है। हरियाणा सरस्वती नदी धरोहर विकास बोर्ड की भी स्थापना की गई थी 2015 में, और जिसके जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, वो सीएम होते हैं। तो अभी कौन है, नयाब सिंह सैनी, तो वो इसके क्या है, हेड है, ठीक है। हरियाणा सरस्वती विकास धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना हुई 2015 में, उसके हेड कौन, अभी अध्यक्ष कौन है, सीएम साहब। और यमुनानगर जिले के मुस्तफ़ाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सरस्वती नगर रखा गया है, ठीक है। तो ये सरस्वती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। फिर से एक बार बता देती हूँ, मुगलावली गांव में इसकी खुदाई शुरू हो गई है। दर्शन लाल जैन है जिन्होंने इसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है, मतलब खुदाई जब की तो कहीं से पानी निकल गया तो बोला कि सरस्वती नदी जो है वापस आई है, मतलब वापस से यही सरस्वती नदी का ही पानी है जो है, ठीक है। तो 2015 में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष सीएम है। और मुस्तफ़ाबाद जो यमुनानगर का गांव, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर। उसके बाद नेक्स्ट है चितांग नदी, या फिर चितांग भी बोल सकते हो, ठीक है। चितांग नदी ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है, सरस्वती नदी के समांतर बहती है, ठीक है। और विद्वानों का चितांग नदी जो है ऋग्वेद काल की दृष्टावती नदी, इसको भी कौन सी है, वो ऋग्वेद काल की दृष्टावती नदी और चितांग नदी भी बोला जाता है। और शीशवाल सभ्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीशवाल सभ्यता जो है वो कहाँ फली फूली, तो शीशवाल सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली, चितांग नदी के किनारे। चितांग नदी जो है वो लाडवा के कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में बहते हुए हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं राका और राक्षी, ठीक है। तो ये चितांग नदी भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है साहिबी नदी। अभी तक तो हमने पढ़ी थी जो सारी उत्तरी हरियाणा की नदी थी, अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ, ठीक है। और दक्षिण हरियाणा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नदी है वो कौन सी है, वो साहिबी नदी है। साहिबी नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण भारत की नदी है। राजस्थान जिले के जयपुर के सीवर पहाड़ियों से निकलती है नदी। तो ये कहाँ से, देखो उत्तर भारत की जो मोस्टली नदियाँ थी वो कहाँ से निकलेंगी, उत्तराखंड शिवालिक की पहाड़ियों से निकल है। लेकिन दक्षिण भारत की जो है वो कहाँ से निकलेंगी, इधर के अरावली हिल्स है, ठीक है, जयपुर की पहाड़ियाँ इधर से निकलेंगी, ठीक है। तो ये साहिबी नदी कहाँ से निकलती है, जयपुर के सीवर पहाड़ियों से निकलती है। अलवर की तिजारा तहसील में गढ़ावास गाँव में कि पूर्व में 1 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले से ये दक्षिण सीमा के साथ साथ लगभग 4 किलोमीटर बहती हुई तिजारा तहसील में प्रवेश करती है। तो ये हरियाणा में जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो रेवाड़ी से प्रवेश करती है, ठीक है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, रेवाड़ी से। इसकी सहायक नदियों की संख्या अगर 100 से अधिक माना जाता था कि होती थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, साबी या फिर साहिबी, ठीक है। साबी भी बोल देते हैं और साहिबी भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ जो है वो संख्या पहले 100 से अधिक मानी जाती थी। इसको नाला नंबर 8 भी बोला जाता है। खुला नाला किसको बोला जाता है, ये भी मैंने बताया, लेकिन नाला नंबर 8 जो है वो किसको बोला जाता है, वो साहिबी नदी को बोला जाता है, ठीक है। खुला नाला यमुना को बोला जाता था। साहिबी नदी की सहायक नदियां हैं इंदौरी है, कृष्णावती है और दोहन है। ये किसकी नदी, ये सहायक नदियां हैं साहिबी नदी की। हरियाणा में साहिबी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है और रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर में बहती हुई दिल्ली राज्य के नजफगढ़ झील में समा जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे समा जाती है, दिल्ली में, हरियाणा में कहाँ बहती है, रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर में, 3 जिलों में से ये नदी बहती है, रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर। उसके बाद नजफगढ़ दिल्ली में जो है ये समा जाती है, दिल्ली में मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है दिल्ली में जाके, ठीक है। तो ये थी दक्षिण भारत की नदी साहिबी। नेक्स्ट है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी जो है ये भी एक बरसाती नदी है। उद्गम स्थल मेवात की पहाड़ियों से, देखो अभी
साहिबी जयपुर की पहाड़ियों से निकली, ये मेवात की पहाड़ियों से निकली, तो सारी इधर से ही निकलेंगी दक्षिण से। और हरियाणा में 150 किलोमीटर तक की सीमा में बहती है, 2 धाराओं में बढ़ जाती है नदी, और कोट कासिम अलवर के समीप साहिबी नदी में मिल जाती है। तो साहिबी की में मिल जाती है, तो साहिबी की इंदौरी क्या हुई, सहायक नदी हुई, ठीक है। और इंदौरी किले के निकट से होने के कारण इसका उद्गम जो है वो इंदौरी जिले के निकट होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको इंदौरी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है कृष्णावती नदी। कृष्णावती का उद्गम क्षेत्र भी कहाँ से माना जाता है, अरावली की पहाड़ियों में या जयपुर के पास की पहाड़ियों से माना जाता है, ठीक है। और हरियाणा के नारनौल के पास से बहती हुई साहिबी नदी में मिल जाती है, ये भी साहिबी की सहायक नदियाँ, क्योंकि दक्षिण भारत की इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी है, वो साहिबी नदी है। तो बाकी कृष्णावती है, ठीक है, इंदौरी है, दोहन है, ये सब क्या है, इसी की ट्रिब्यूटरी, इसी की सहायक नदियाँ। और इस नदी का जल के द्वारा नीमराणा, सुरीली, छुचकवास, रेवाड़ी, झज्जर, इन जिलों में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो साहिबी की सहायक नदी है। छोटी छोटी बातें याद रखनी, कहाँ से निकलती है। दक्षिण भारत की इतनी मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं नहीं इसमें याद करने की, कुछ कुछ चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, और इसकी जो सहायक नदी है वो याद रखनी है। उसके बाद ये दोहन नदी। दोहन जो है जयपुर, ये भी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है, और राजस्थान में 29 किलोमीटर बहने के पश्चात ये नदी महेंद्रगढ़ के पश्चिमी सीमा से हरियाणा में प्रवेश करती है। अब दोहन कहाँ से प्रवेश करती है, महेंद्रगढ़ की से हरियाणा में प्रवेश करती है। साहिबी कहाँ से आई थी, रेवाड़ी से आई थी, ठीक है। और साहिबी की नदी की ही सहायक नदी है, क्योंकि इंपोर्टेंट नदी साहिबी है, ठीक है। और इस नदी के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि मौसमी नदी है, और माना जाता है कि भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकली है। बार बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से कौन सी नदी निकली है, दोहन नदी, ठीक है। उसके बाद तो ये थी कुछ उत्तर और दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।